सोचिए एक ऐसे विशाल और जीवंत शहर के बारे में जहां शहर की 80% काम करने वाली आबादी सरकार के कागजों पर है ही नहीं। बिल्कुल, मतलब उनका कोई नामो निशान ही नहीं है आधिकारिक रिकॉर्ड में। वो वहाँ की सड़कें बनाते हैं, खाना उगाते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हाँ, और ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं लग रही। एकदम नहीं। ये ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों की और खासकर भारत और अफ्रीका की बिल्कुल जमीनी हकीकत है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF की एक बहुत ही अहम चर्चा के नोट्स को खंगालने वाले हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि क्लाइमेट चेंज, आर्थिक अस्थिरता और तेजी से बदलती तकनीक के बीच भारत और अफ्रीका में लोग अपनी आजीविका कैसे सुरक्षित कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हूं कि कैसे दो इतने विशाल क्षेत्र, जहां भारत की आबादी 1.45 अरब है और अफ्रीका की करीब 1.5 अरब, वो कैसे एक दूसरे से सीख रहे हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन थोपी गई गरीबी कम करने की नीतियां बुरी तरह फेल हो चुकी हैं। मतलब वैश्विक स्तर पर गरीबी कम होने की रफ्तार तो लगभग रुकी गई है। सही कहा। इसलिए अब वक्त आ रहा है कि हम पश्चिमी मॉडल्स को कॉपी करना बंद करें और स्थानीय ज्ञान, महिलाओं के सशक्तिकरण और जमीनी स्तर के समाधानों पर ध्यान दें। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को मापने की कोशिश कर रहे हैं जो अनौपचारिक है यानी इनफॉर्मल है, पर हमारे पास जो पैमाने हैं वो फॉर्मल इकोनॉमी के लिए बने हैं। बिल्कुल, ये ग्लोबल नॉर्थ के नजरिए से बनी नीतियां हैं। तो ये तो वैसी बात हो गई कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सुनने की मशीन की जरूरत है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ग्लोबल साउथ में 60 से 80% कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। लेकिन हमारी जो सामाजिक नीतियां हैं वो तो इस धारणा पे बनी है कि लोगों के पास फॉर्मल नौकरियां हैं, उनका प्रोविडेंट फंड कटता है और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। यही सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। नीति निर्माता अक्सर बस जीडीपी देखते हैं और इस विशाल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके नतीजे में होता ये है कि जो लोग इस पूरे सिस्टम को अपने खून पसीने से सब्सिडी दे रहे हैं उन्हें मुश्किल वक्त में कोई सुरक्षा नहीं मिलती। हाँ, और एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। आमतौर पर डिबेट्स में तो ये कहा जाता है कि सरकार इनफॉर्मल सेक्टर को सब्सिडी दे रही है, जैसे फ्री राशन या वेलफेयर स्कीम्स देकर। आप कह रहे हैं कि मजदूर अर्थव्यवस्था को सब्सिडी दे रहे हैं। ये गणित कैसे काम कर रहा है? इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए एक महिला है जो दिन में 3 घंटे पैदल चलकर अपने परिवार के लिए पानी लाती है, बीमार बुजुर्गों की देखभाल करती है और फिर सड़क किनारे सब्जी भी बेचती है। सही बात है। उसके इस काम का तो कोई आर्थिक मूल्यांकन होता ही नहीं है। बिल्कुल। अगर वो ये काम ना करें तो राज्य को इन बुनियादी सुविधाओं के लिए भारी निवेश करना पड़ेगा। उसका ये जो बिना पैसे का काम है वो पूंजीवादी सिस्टम को एक तरह की छूट देता है, ताकि सरकार अपना वेलफेयर बजट बचा सके। वाह। हाँ, और ये धारणा भी बिल्कुल गलत है कि अनौपचारिक मजदूर टैक्स नहीं देते। वो लोकल लेवल पर बाजार की फीस, टोल और इनडायरेक्ट टैक्स तो भरते ही हैं। बढ़ते हैं, लेकिन बदले में उन्हें पानी या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती। औपनिवेशिक मॉडलों ने काम की परिभाषा ही इतनी संकीर्ण कर दी है कि जो काम फैक्ट्री में नहीं हो रहा उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की इस नींव की बात कर ही रहे हैं तो हमें उस क्षेत्र की तरफ मुड़ना होगा जहां सबसे ज्यादा लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। मेरा इशारा कृषि यानी एग्रीकल्चर की तरफ है। हाँ, जो कि आज सबसे बड़े खतरे में। बिल्कुल, और सोर्सेज बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा असर इसी पर है। और अफ्रीका के संदर्भ में ये और भी अहम है, क्योंकि और हमें ये याद रखना होगा कि अफ्रीका कोई एक देश नहीं है। हाँ, ये 54 अलग अलग देशों का समूह है। सही कहा। और वहाँ की 60% आबादी पूरी तरह से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इन लोगों के सामने अब एक ट्रिपल चैलेंज खड़ा है। ट्रिपल चैलेंज मतलब खाना सुनिश्चित करना, आजीविका बचाना और क्लाइमेट चेंज के अनुकूल भी बनना। बिल्कुल, पर सबसे बड़ी समस्या इन तीनों में से कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है फंडिंग की कमी। मुझे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही अजीब डेटा पॉइंट दिखा था। मपूतो घोषणा के तहत अफ्रीकी देशों ने ये वादा किया था कि वे अपने राष्ट्रीय बजट का 10% कृषि पर खर्च करेंगे। पर हकीकत कुछ और ही है। हाँ, वो औसतन सिर्फ 4 से 6% ही खर्च करते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन अपने कृषि क्षेत्र पर लगभग 38% तक खर्च करता है। ये तो गणित के हिसाब से बिल्कुल गलत लगता है। लगता तो है,
अगर 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो सरकारें बजट का सिर्फ 4-6% ही क्यों दे रही हैं? बाकी का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? देखिए, इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला यह है कि यूरोपियन यूनियन में किसानों की एक बेहद मजबूत लॉबी होती है। हाँ, वो तो अपनी मांगें मनवाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। बिल्कुल। पर अफ्रीका के कई देशों में निचले स्तर से दबाव बनाने वाले ऐसे मजबूत संगठनों की कमी है। और दूसरी बात, बहुत सारा पैसा सुरक्षा और पुराने कर्ज चुकाने में चला जाता है। मतलब संसाधनों की कमी उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या खराब प्रशासन है। सोर्स में पानी के मुद्दे पर भी यही कहा गया था कि ये सिर्फ भौतिक कमी नहीं है, ये प्रशासन की विफलता है। बिल्कुल सही। और जब प्रशासन फेल होता है तो लोग अपने स्तर पर स्थानीय समाधान निकालने लगते हैं, जिसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। भारत और नाइजीरिया में महिलाओं ने अपने खुद के वित्तीय नेटवर्क्स बना लिए हैं। हाँ, यहाँ भी नीतियों और इतिहास का एक गहरा साया है। आपको पता है, नाइजीरिया में करीब 50 साल पहले तक एक महिला बिना किसी पुरुष की अनुमति के बैंक खाता तक नहीं खोल सकती थी। मैंने भी ये पढ़ा। ये बहुत हैरान करने वाला था। ये एक ऐतिहासिक घाव है जिसका असर आज भी है। आज भी वहाँ संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव होता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी रुकावट है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। वो क्या? भौतिक सुरक्षा, यानी फिजिकल सिक्योरिटी। ओह, ये पॉइंट मुझे इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट लगा। हम अक्सर टेक और एप्स की बात करते हैं। सिलिकॉन वैली में बैठे लोग सोचते हैं कि अगर ऐप का डिजाइन अच्छा है तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पर हकीकत तो कुछ और है। नाइजीरिया के संघर्ष से प्रभावित पूर्वोत्तर इलाकों का जो उदाहरण चर्चा में आया, वो आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। अगर किसी महिला को अपना पैसा जमा करने के लिए बैंक तक चलकर जाने में ही अपनी जान का डर लगता है, तो आपकी कोई भी हाईटेक ऐप या फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या कर लेगा? यही बात है। सुरक्षा सिर्फ सेना या बॉर्डर का मुद्दा नहीं है, ये सबसे बुनियादी आर्थिक ढांचा है। बिना सुरक्षा के वित्तीय प्रणालियों पर भरोसा पैदा हो ही नहीं सकता। और इसमें अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों का भी बड़ा रोल है। जिसे नाइजीरिया के ही बोर्नो और अनाम्ब्रा राज्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का स्वरूप बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि बोर्नो में संघर्ष ज्यादा है, तो वहाँ उनका मुख्य फोकस सर्वाइवल और बेसिक खाने पीने पर होता है। और दूसरी तरफ अनाम्ब्रा जो थोड़ा स्थिर है, वहाँ इन ग्रुप्स का फोकस व्यापार और माइक्रो लोन पर ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो हम एक ही तरह की नीति हर जगह लागू नहीं कर सकते। सही कहा। पर ये जो डिस्कनेक्ट है जमीनी हकीकत और ऊंचे स्तर की नीतियों के बीच, ये सबसे ज्यादा तब चुभता है जब हम भविष्य की बात करते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं ना? हाँ, आजकल हर जगह सिर्फ एआई की ही बात हो रही है। पर जब हम दुनिया की जमीनी हकीकत देखते हैं तो विश्व आर्थिक मंच का डेटा कुछ और ही कहानी बताता है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार एआई करीब 44% कामों को प्रभावित करेगा और ग्रीन टेक्नोलॉजी 30 मिलियन नई नौकरियां लाएगी। पर विरोधाभास तो देखिए। दुनिया की 30% महिलाएं बुनियादी साक्षरता न होने की वजह से शिक्षा और रोजगार से बाहर हैं। और कम आय वाले देशों की 90% लड़कियां और महिलाएं तो इंटरनेट से ही दूर हैं। और जहां तक ग्रीन स्किल्स की बात है, सिर्फ 10 में से 1 महिला के पास ये स्किल है। जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा 6 में से 1 है। और यहाँ ग्रीन स्किल का मतलब सिर्फ कोई हाईटेक इंजीनियर बनना नहीं है। हाँ, इसमें कम पानी में सब्जियां उगाना, सोलर पैनल लगाना या पुराने कपड़ों से बैग बनाना भी शामिल है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम लोगों को मंगल ग्रह पर जाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उन्हें साइकिल चलाना भी नहीं आता। एकदम सही। क्या हम स्किल्स को लेकर बिल्कुल गलत दिशा में भाग रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हैं। इसीलिए बुनियादी साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण को एक साथ जोड़ना जरूरी है। जब तक भोजन और बच्चों की देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक कोई भी नया स्किल कैसे सीख सकता है? कोई महिला जो दिन भर घर के काम में उलझी है, वो कोडिंग कैसे सीखेगी? बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जो सच में इन लोगों के काम आ सकती है, जो उनकी असल जरूरतों से उपजी हो। यहीं पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का महत्व सामने आता है। भारत और अफ्रीका के बीच अगर हम तकनीक और सौदेबाजी की शक्ति की तुलना करें तो भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। हाँ, 1.45 अरब की आबादी के साथ भारत के पास अपनी शर्तें रखने की ताकत है। जबकि अफ्रीका अक्सर दाताओं यानी डोनर्स द्वारा थोपी गई नीतियों का शिकार हो जाता है, जो बस फाइलों में दबी रह जाती है। लेकिन जब तकनीक को सही तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो एम-पैसा जैसा चमत्कार होता है। एम-पैसा का उदाहरण बहुत ही सटीक है। ये एक मोबाइल मनी सर्विस थी
और मजेदार बात ये है कि किसी ने ग्रामीण महिलाओं को M-Pesa का कोई मैनुअल नहीं पढ़ाया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी। मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी है। अगर उन्हें अपने बेटे को शहर से पैसे मंगवाने हैं तो वो सीख लेंगे। सही कहा। तकनीक को चैरिटी की तरह नहीं देखना चाहिए। ट्यूनीशिया का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जहाँ किसानों और मधुमक्खी पालकों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और AI का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने जंगलों की आग का पता लगाने के लिए इन तकनीकों को खुशी-खुशी अपनाया। एक मिनट, वो जंगल में बैठ के कोई लैपटॉप तो नहीं चला रहे थे? नहीं, वहां जंगलों में बहुत ही सस्ते सेंसर लगा दिए गए थे। जैसे ही वो सेंसर आग या धुएं को भांपते, AI तुरंत विश्लेषण करता और फिर सीधे किसान के साधारण से फोन पर एक SMS भेज देता, वो भी आग भड़कने से करीब आधा घंटा पहले। ते हैं तकनीक का स्थानीय अनुवाद और सहनिर्माण। जब तकनीक लोगों की जिंदगी को सच में आसान बनाती है तो वो उसे खुद ब खुद गले लगा लेते हैं। सही बात है। तो इस पूरी गहरे चर्चा को अगर समेटें तो असली विकास तब होता है जब नीतियां ग्लोबल नॉर्थ से कॉपी ना की जाएं, बल्कि स्थानीय अनौपचारिक कामगारों की हकीकत को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा उकसाने वाला विचार सामने आता है। वो क्या? देखिए, औद्योगिक युग के सभी नियम और नीतियां पश्चिमी देशों ने बनाई थी। हाँ। और पूरी दुनिया ने उन्हें अपनाया। हाँ, वो एक अलग दौर था। लेकिन अब जब हम डिजिटल युग में हैं और हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ की अधिकांश अर्थव्यवस्था पहले से ही अनौपचारिक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारत और अफ्रीका पश्चिम के उन पुराने रास्तों पर चलने के बजाय सीधे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें और अर्थव्यवस्था का एक बिल्कुल नया विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल तैयार कर लें? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल, एक ऐसा मॉडल जो पूरी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण बने। तो इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। वाकई बहुत कुछ है। तो जुड़ने के लिए शुक्रिया और इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।